पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। कितने लोग? 9 लोग। अब कहेगा सर 9 लोग और रेलवे में पूछा हुआ है। जी हाँ, एक ही सवाल। सबसे बड़ी बात है कि एक ही सवाल। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच तथा आई एक ही पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। कह रहा है जी बी के दाई और चौथे। देखो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, बार बार मैं कहता हूं सिटिंग अरेंजमेंट बनाने वक्त प्रेशर नहीं, दूसरा टेंशन नहीं। पहला लाइन जैसे आप बैठा है कि जी बी के दाई और चौथे स्थान पर बैठा है। जी कहा तो बी के दाई और चौथा, तो बी यहां है 1 2 3 4, तो जी कहां बैठ गया? तो बी के दाई और चौथे स्थान पर बैठा है। अब जी या बी से कनेक्टेड लाइन ढूंढो, तो एफ सी आई डी आई बी का, डी आई तथा बी का पड़ोसी नहीं है, निगेटिव लैंग्वेज है, छोड़ दो। ई तथा आई के बीच क्या बोलते हैं? ये रहा। जी सी के दाई और दूसरे स्थान पर है। अब जी सी के दाई और दूसरे स्थान पर, तो जी ये रहा, तो यह सी के दाई और दूसरे स्थान पर कनेक्ट हुए। अब सी से कनेक्टेड लाइन ढूंढो, तो ये रहा। एफ सी के दाई और चौथा स्थान पर है। एफ कहां? तो सी के दाई और चौथा स्थान पर। देखिए कितना आराम से कनेक्ट होगा। तो एफ सी के दाई और चौथे स्थान पर है तथा आई के बाई और दूसरे स्थान पर है, तथा आई के बाई और दूसरे स्थान पर, आई के बाई। तो एफ सी के दाई और चौथे स्थान पर तथा आई। अब आगे देखिएगा कि आई एक के दाई और पांचवें स्थान पर है। अब आई एक के दाई और पांचवें स्थान पर, तो ए यही ना होगा, तभी ना 1 2 3 4 5 होगा। हो गया। अब देखिए सब बैठ जाएगा। अब डी आई तथा बी का पड़ोसी नहीं है, तो डी ना बी का पड़ोसी। देखिएगा डी आई तथा बी का पड़ोसी नहीं है, तो डी बी का पड़ोसी नहीं, आई का पड़ोसी नहीं, तो डी यहां हो जाएगा, हो जाएगा। लास्ट लाइन, ई तथा ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो ई तथा ए के बीच 3 व्यक्ति, तब तो ई यहां हो जाएगा। एक व्यक्ति बच कौन गया है? ए बी सी डी ई एफ जी एच। कौन बच गया है? एच। कितना लगा समय? आराम से सेट हो गया, आराम से सेट हो गया। तो हमने क्या किया? पहले जीबी को बैठाए, फिर देखिए जी से कनेक्टेड लाइन सी बैठ गया, सी बैठा तो एफ भी बैठ गया और आई भी बैठ गया। आई बैठा तो आई एक के दाएं को पांचवें स्थान पर ए बैठ गया, ए बैठा तो ई एक के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठ गए, लास्ट में डी भी बैठ गया। तो वो कनेक्टेड लाइन देगा नहीं आपको, वो तो आपको ना कनेक्ट करना है। सिटिंग तुरंत सेट हो गया और आराम से सेट हो गया। तो अब इस पर एक ही सवाल पूछ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, क्या कह रहा है? ऊपर दिए गए 9 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों की सही स्थिति को व्यक्त करने वाला विकल्प कौन सा है? तो पहला कह रहा है कि बी सी और एच के बीच बैठा है। क्या आपको लगता है कि बी सी और एच के बीच बैठा है? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा कह रहा है सी ए और जी के बीच में बैठा है। सी क्या ए और जी के बीच बैठा है? तो नहीं। डी एफ और जी के बीच में, तो हाँ, डी जो है एफ और जी के बीच में बैठा है। तो डी एफ और जी के बीच में बैठा हुआ है, तो ऑप्शन से क्या हो गया? सी नंबर। कक्षा 11 की माध्यमिक परीक्षा में, अब देखो यहां पर बना लो, 42% छात्र गणित में असफल हुए, 54% छात्र भौतिकी में और 48% छात्र रसायन विज्ञान में असफल रहे। तो आप पहले डायग्राम बना लो, गणित, भौतिकी, रसायन। तो ये हो गया गणित, ये हो गया भौतिकी और ये हो गया रसायन। कितने कितने परसेंट लोग? तो कह रहा है कि 42% गणित में, 42% लोग गणित में, 54% भौतिकी में और 48% रसायन में। यही नहीं कह रहा है? 48%। अब कह रहा सभी तीनों विषयों में केवल 10% छात्र असफल रहे। तो तीनों विषयों में असफल छात्र कितने? 10%। सर प्रतिशत में न दिया हुआ है, प्रतिशत को मारिए तो गोली। हम लोग को माइंड में है ना कि सारा डाटा क्या है? परसेंटेज में है। अब कह रहा भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों में 20% छात्र असफल हुए। किसमें किसमें? भौतिकी और रसायन। ये बताइए भौतिकी और रसायन का मतलब ये वाला पार्ट, इतना ही ना पार्ट भौतिकी और रसायन है, तो इस पार्ट की वैल्यू 20% है। तो 20 में से अगर ये 10, तो ये कितना? 10%। देखिए तो भौतिकी और रसायन 20% हो गया कि नहीं? अब आगे कह रहा है रसायन विज्ञान और गणित दोनों में 15% छात्र असफल हुए हैं। अब रसायन और विज्ञान, रसायन और गणित, तो रसायन का मतलब ये और गणित का मतलब ये, तो रसायन और गणित का मतलब इस दोनों का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 15। तो 15 में अगर ये 10, तो ये कितना? 5 हो गया। अब लास्ट लाइन कह रहा है भौतिकी और गणित दोनों में
18% छात्र असफल रहे। तो भौतिकी और गणित में मतलब इस दोनों पार्ट का वैल्यू 18 है, तो ये 10, तो ये कितना 8। अब बताइए, अब आप ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो और ये भी निकाल सकते हो। तो टोटल कितना है 42। तो 42 में 10 8 18 5 23 मतलब 19 बच गया। 54 में 10 10 20 और 8 28 यानी कि 26 बच गया। 48 में 10 10 20 5 25 तो कितना बच गया 23 बच गया। अब देख लीजिए कि सवाल आपसे क्या पूछ रहा है। तो सवाल आपसे पूछ रहा है उन छात्रों का प्रतिशत कितना है जो केवल 2 विषयों में असफल रहे। तो केवल 2 विषय में असफल मतलब 8 5 और 10 कितना 8 + 5 + 10 इतना प्रतिशत। तो कितने प्रतिशत हो गए 23%। कितना प्रतिशत तो 23%। तो 23% लोग हैं जो केवल 2 विषयों में केवल 2। अच्छा सवाल है ये भी, छोटा पजल। देखिए फिर एगो पजल आ गया ना। कह रहा है कि अनुज अंकित अनु और अलका, ध्यान दीजिएगा जब तक इनके वर्ड पर नजर नहीं डालिएगा ना तब तक ये पजल ही सेट नहीं होगा। अब वर्ड पे अगर नजर रहा आपका तुरंत सेट हो जाएगा। तो 4 लोग हैं, कौन कौन अनुज अंकित 2 लड़के हो गए और 2 लड़की है अनु और अलका। 2 लड़का और 2 लड़की क्या है वो शिक्षक है जो क्या सब पढ़ाते हैं जीव विज्ञान इतिहास और गणित पढ़ाते हैं। अब ये कंफ्यूजन, आदमी 4 गो अब विषय 3 गो, शिक्षक क्या गो 4 गो, अब विषय कितना 3, जीव विज्ञान इतिहास और गणित पढ़ाते हैं। लेकिन आगे क्लियर किया है जीव विज्ञान इकलौता विषय है जो 2 शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है। अब तो 4 हो गया ना, मतलब 2 शिक्षक जीव विज्ञान पढ़ाएगा, एक गणित पढ़ाएगा और एक इतिहास पढ़ाएगा। तो जीव विज्ञान इकलौता विषय है जो 2 शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है जिनमें से एक पुरुष शिक्षक है। मतलब 2 लोग 2 शिक्षक जीव विज्ञान पढ़ाएंगे, एक शिक्षक इतिहास पढ़ाएंगे, एक शिक्षक गणित पढ़ाएंगे। अब 2 जीव विज्ञान पढ़ाने में से एक पुरुष है, इसका मतलब एक महिला होगी। डन डन। अब कह रहा है 4 में से 2 एक दूसरे से शादीशुदा है। 4 में से 2 लोग एक दूसरे से शादीशुदा है, मतलब एक मैरिड कपल है कि नहीं है। एक मैरिड कपल है, क्या है एक मैरिड कपल है। 4 में से 2 शादीशुदा हैं और वे क्रमशः जीव विज्ञान और इतिहास पढ़ाते हैं। मतलब एक कोई मैरिड कपल जो है, एक में से कोई जीव विज्ञान पढ़ाता है और एक कोई इतिहास पढ़ाता है। मैरिड 2 कपल में से एक जीव विज्ञान और एक इतिहास पढ़ाते हैं। आगे कह रहा है अंकित जीव विज्ञान पढ़ाता है और अविवाहित है। तो अंकित तो अविवाहित है तो इसको साइड में लिख लो, अंकित अविवाहित है लेकिन यह जीव विज्ञान पढ़ाता है। अब बताइए जीव विज्ञान के बारे में क्या इंफॉर्मेशन था, 2 शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाएगा, उसमें से एक पुरुष, तो अंकित पुरुष हो गया तो यहां पर क्या हो जाएगी फीमेल, यहां पर क्या हो जाएगा मेल। तो अंकित तो यहां हो गया तो लड़का 2 ही ना, अंकित यहां हो गया तो यहां पर क्या हो जाएगा अनुज हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा अनुज। तो जीव विज्ञान 2 हो गए, एक गणित हो गया, इतिहास हो गया, तो एक जो बच गया है वो क्या पढ़ाएगा तो गणित पढ़ाएगा। अब एक जो बच गया है वह क्या पढ़ाएगा तो गणित पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा गणित पढ़ाएगा। कोई दिक्कत। अब गणित कौन पढ़ाएगा वो कंफ्यूजन। अनु या अलका क्लियर नहीं किया है वो, अनु या अलका क्लियर नहीं किया है वो। कोई दिक्कत तो जरा बताइए। सवाल अनुज कौन सा विषय पढ़ाता है, तो अनुज कौन सा विषय पढ़ाता है तो अनुज इतिहास पढ़ाता है। डन। तो अनुज क्या पढ़ाता है इतिहास पढ़ाता है, मतलब हिस्ट्री पढ़ाता है। कोई दिक्कत लेवल का है थोड़ा, ठीक है, बट घबराना नहीं है, खाली बस गलत ना हो। गलत अगर सिटिंग पजल अगर गलत होता है एक भी लाइन तो बड़ा गड़बड़ होता है। क्या एक परिवार के साथ सदस्य, याद रखिएगा परिवार जैसे ही बोल दिया तो परिवार का मतलब क्या हो जाता है सभी लोग आपस में कनेक्टेड होगा। ठीक है, मुझे याद है कल वाला क्वेश्चन रह गया था। कह रहा है कि एक परिवार के 7 लोग कौन कौन ABCDEF और G सप्ताह के 7 अलग अलग दिनों में घूमने जाते हैं। कोई भी 2 व्यक्ति एक दिन घूमने नहीं जाता है। सप्ताह कहां से आरंभ होता है सोमवार को आरंभ होता है और रविवार को समाप्त हो जाता है। देखो इसमें ब्लड रिलेशन के साथ साथ वेरिएशन डाल दिया है, पजल भी इंक्लूड कर दिया है। एक तो ब्लड रिलेशन, ऊपर से 7 पर्सन, ऊपर से छुट्टियां, तो ये क्या हो जाता है पजल का रूप ले लेता है। किसी भी चैप्टर में अगर वेरिएशन जोड़ दो तो उसी को पजल कहा जाता है। कह रहा 7 लोग
सप्ताह के 7 अलग अलग दिनों में घूमने जाते हैं और कोई भी 2 व्यक्ति एक दिन घूमने नहीं जाता है और सप्ताह सोमवार को आरंभ होता है और रविवार को समाप्त हो जाता है। तो इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा छिपा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, हमको लैंग्वेज यहां से है। देखो सप्ताह के 7 दिन का मतलब सोमवार से आरंभ होता है ना, सोमवार से को आरंभ होता है और रविवार को समाप्त। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब देखना है कि किसकी छुट्टी कब घूमने के लिए जाता है। डन। तो क्या कह रहा है, पहला देखो, कह रहा है ए बी का ब्रदर इन लॉ है और बी के पिता सी के तुरंत पहले वाले दिन पर यात्रा पर रहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ए बी का ब्रदर इन लॉ है। अब लिखो ब्रदर इन लॉ, बड़ा कंफ्यूजन वर्ड, शुरुआत ही कंफ्यूजन से स्टार्ट किया, क्योंकि ब्रदर इन लॉ साला भी हो सकता है, जीजा जी भी हो सकता है कि नहीं। तो क्या कह रहा है कि ए बी का ब्रदर इन लॉ है और बी के पिता सी के तुरंत पहले वाले दिन यात्रा पर जाते हैं। अब बी का पिता कौन है ये भी नहीं पता है, ठीक है, तो हम कंफर्म से, लेकिन शुक्रवार या मंगलवार को नहीं। तो क्या कह रहा है, बी के पिता जो है सी के तुरंत पहले वाले दिन यात्रा पर हैं, लेकिन शुक्रवार या मंगलवार को नहीं। छोड़ दो उस लाइन को। जो परिवार का सबसे छोटा सदस्य है वह पहले दिन यात्रा पर जाता है। अब जो परिवार का सबसे छोटा सदस्य होगा, मतलब यहां पर कौन आएगा, जो सबसे छोटा सदस्य होगा वो पहले दिन छुट्टी पर जाता है, यही कह रहा है। तो ये लाइन हमने पढ़ लिया कि जो परिवार का सबसे छोटा सदस्य है वो पहले दिन यात्रा पर जाता है। जी जो डी की माता है शनिवार को यात्रा पर जाती है। अब देखो, जी जो डी की माता है, तो जी जो डी की माता है शनिवार को यात्रा पर जाती है, मतलब जी कब जाती है यात्रा पर, शनिवार को यात्रा पर जाती है। डन। आगे का लाइन क्या कह रहा है, ई जो आयु में अपने भाई डी से छोटी है, मतलब ई एक फीमेल है जो अपने भाई डी, मतलब कि डी भाई हो गया, तो ई जो आयु में अपने भाई डी से छोटी है तो ई फीमेल हो गई। ई जो अपने भाई डी से आयु में छोटी है, अपनी दादी की चहेती है, अपनी दादी एफ की चहेती है। देखो अब एक चीज क्लियर हो गया कि डी की दादी कौन है। तो क्या कह रहा है, ई जो आयु में अपने भाई डी से छोटी है, अपनी दादी एफ की चहेती है, मतलब इसकी दादी कौन हो गई, तो एफ हो गई। दादी का मतलब क्या होता है, पिताजी की माताजी, तो एफ हो गई दादी। एफ कौन हो गई, दादी हो गई। डन। देखो अटैच कर दिए। अब डी तो बैठा चुके हैं, अब ये बताओ कि डी की बहन कौन है, ई। तो बताइए 2 2 4 1 5 लोगों का तो पोजीशन फिक्स हो गया। कह रहे ए का भांजा डी अपने मामा से पहले यात्रा पर जाता है। अब ए का भांजा डी, अब ये भांजा है का मतलब ए, तब तो यहां हो जाएगा। तो ए का भांजा डी अपने मामा तब ए नहीं ना होंगे, तो ए का भांजा डी अपने मामा से पहले यात्रा पर जाता है। तो ए का भांजा डी अपने मामा से पहले यात्रा पर जाता है। सास बहू से पहले यात्रा पर जाती है, तो सास तो ये हो गई, अब बहू ये हो गई। देखो कितने पर्सन हो गए, 2 3 2 5 1 6। अब 7वां पर्सन कौन होगा, तो कह रहा है कि ए बी का ब्रदर इन लॉ। देखो तुरंत सेट हो गया, तुरंत सेट हो गया। ए बी का ब्रदर इन लॉ है तो बी तब तो यही ना हो जाएगा, ए बी का ब्रदर इन लॉ है और बी के पिता, तो बी के पिता कौन हो जाएंगे, अब बच कौन गया, बी के पिता सी के तुरंत पहले वाले दिन। ए बी का ब्रदर इन लॉ है और बी के पिता सी के तुरंत पहले वाले दिन यात्रा पर जाता है, तो बी का पिता सी, ये भी क्लियर हो गया। बताओ परिवार सेट हो गया कि नहीं हो गया, तो परिवार सेट हो गया। देखो समझो बात को, पहला लाइन था कि जी डी की माता है, अब डी भांजा है और ए उसका मामा है, तो ए डी यहां हो गया। डी की बहन ई है और डी की दादी एफ है, सब क्लियर किया है वो, डी की दादी एफ है और बी के पिता सी है और ए बी का ब्रदर इन लॉ है, तो बी की वाइफ का भाई। मतलब परिवार जो है वो पूरा सेट हो गया, परिवार पूरी तरह से सेट हो गया। अब हमको ये वाला पता करना है, अब चलो उसको भी पता कर ही लेते हैं। चलो कह रहे ए बी का ब्रदर इन लॉ है, तो किसके बारे में बात हो रही है, ए के बारे में, कि ए बी का ब्रदर इन लॉ है और बी के पिता सी के तुरंत पहले वाले दिन, मतलब कि सी के तुरंत पहले ए होगा, सी के तुरंत पहले ए होगा। लेकिन याद रहे, तो ए जो है बी का ब्रदर इन लॉ है और बी के पिता सी के तुरंत पहले वाले दिन यात्रा पर है, लेकिन शुक्रवार या मंगलवार को नहीं। मतलब कि ए जो है ना ही मंगलवार को होगा और ए जो है ना ही शुक्रवार को होगा।
चलो ये लाइन तो हो गया। जो परिवार का सबसे छोटा सदस्य है, तो परिवार का छोटा सदस्य डी या ई होगा, डी या ई होगा। एक लाइन पढ़िए कि ई जो आयु में अपने भाई डी से छोटी है, तो ई आपका यहां हो जाएगा कि नहीं। अब सबसे छोटा सदस्य कौन है, ई, आपका वहां हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, जो परिवार का सबसे छोटा सदस्य है वह पहले दिन यात्रा पर जाता है। अब परिवार का सबसे छोटा सदस्य या तो ई होगा या तो डी। लेकिन एक लाइन पढ़िए, ई जो आयु में अपने भाई डी से छोटी है, मतलब कि सबसे छोटी आयु का ई हो गया और वहां पर ई हो गया। डन, ये भी पहले दिन यात्रा पर जाता है। जी जो डी की माता है शनिवार को यात्रा पर जाती है, वो क्लियर हो चुका है। ई जो एम डी से छोटी है, अपने दादी एफ की चहेती है। ए का भांजा डी, ए का भांजा डी अपने मामा से पहले यात्रा पर जाता है। मतलब ए से पहले यात्रा पर कौन जाएगा, डी जाएगा। ए से पहले यात्रा पर डी जाएगा। तो ए का भांजा डी अपने मामा से पहले यात्रा पर जाता है। सास बहू से पहले यात्रा पर जाती है। सास कौन हो गई, एफ, जी से पहले यात्रा पर जाती है। मतलब कि एफ जो है वो जी से पहले। एक लाइन ये है कि जी से पहले एफ जाएगा। अब चलो, अब सी और ए को कहां रख सकते, सी ए साथ में होगा, तो सी और ए तो यहां पर तो रख नहीं सकते। सोच कर देखो, सी के तुरंत बाद ए, तो सी ए को यहां नहीं रख सकते, दो रीजन से। एक तो ए यहां मंगल को होगा नहीं, ए से पहले डी है, तो चलो ये सी और ए यहां नहीं होगा। अब अगर हम सी ए को यहां रख दें, सोच करके देखो, तो सी ए से पहले क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि ए से पहले डी। अब जी से पहले क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। जी से पहले एफ हो जाएगा। एक का छुट्टी रह गया, यही ना, एक का छुट्टी रह गया। डन, तो एक कौन हो जाएगा, ये। लेकिन सर एक चांस तो यहां पर भी बन रहा था, सी और ए का। तो सी और ए को अगर यहां रख देते हैं, सी और ए को अगर यहां रख देते हैं, तो ए से पहले डी हो जाएगा और जी से पहले एफ हो जाएगा, यही ना। दो चांस बन रहा है, यही ना। ए से पहले डी, सबसे छोटा ए मंगलवार को नहीं, बी के पिता सी के तुरंत पहले वाले दिन यात्रा पर जाते हैं। जी जो डी की माता है शनिवार को यात्रा पर जाते हैं, ठीक है। ओके 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 ओके। ए का भांजा डी अपने मामा से पहले यात्रा पर जाता है। ए का भांजा डी अपने मामा से पहले यात्रा पर जाता है। सास बहू से पहले यात्रा पर जाती है। सास एफ हो गई या बहू से पहले जी। ये लाइन ठीक था। देखो, सी अगर गुरुवार को रखते हैं तो ए यहां हो जाएगा और डी यहां हो जाएगा। ए से पहले डी, अब बहू से पहले कौन जाती है, बहू से पहले सास, सास बहू से पहले यात्रा पर जाती थी। एक व्यक्ति बच कौन गया, ए, बी बच गया है। कौन बच गया है, बी बच गया है। डन। तो सवाल आपसे पूछ रहा है कि बताइए रविवार को किसकी यात्रा होती है, तो रविवार को किसकी यात्रा होती है, बी की। रविवार को किसकी यात्रा होती है, तो बी की होती है। अगला सवाल, एफ का ए से क्या संबंध है, तो ये बताइए कि एफ का, एफ ये रहा, अब इसका ए से क्या संबंध है, तो ए की बहन, अब बहन की सास हो गई, तो बहन की सास हो गई, क्या हो गई, बहन की सास। अब बताइए ऑप्शन में से क्या आंसर कीजिएगा, बी नंबर। बहन की भी सास को सास ही कहा जाएगा, ठीक है। नदी के किनारे मुख करके खड़ा था। नदी की बहाव किधर है, पश्चिम से पूरब। अब नदी की बहाव किधर है, पश्चिम से पूरब की तरफ है। पश्चिम से पूरब इसी को कहते हैं ना। तो नदी का बहाव यहां से स्टार्ट करो, नदी का बहाव पश्चिम से पूरब की ओर था। वह देखता है कि कोई वस्तु उसके दाएं से बाएं नदी में बहती जा रही है। अब बताओ दाएं से बाएं का मतलब क्या हो गया, इधर दाएं और इधर बाएं। अब दाएं से बाएं बहती हुई कोई चीज, तो दाएं से बाएं का मतलब ये नहीं, क्योंकि नदी का बहाव क्या दिया हुआ है, पश्चिम से पूरब की तरफ। दाएं से बाएं कोई भी चीज बहती हुई, तो कोई वस्तु उसके दाएं से बाएं नदी में बहते हुए आगे बढ़ गई, तो बताएं कि मोहन के दाएं हाथ की ओर कौन सी दिशा होगी, तो मोहन के दाएं हाथ की ओर कौन सी दिशा होगी, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, मोहन ये रहा, अब मोहन के दाएं हाथ को कौन सी दिशा हो जाएगी, तो मोहन के बारे में कह रहा, मोहन एक नदी के किनारे मुख करके खड़ा था। मतलब मान लो कि मैं नदी के किनारे मुख करके खड़ा हूं और नदी का बहाव क्या है, पश्चिम से पूरब की तरफ है। मतलब ये दाएं हो गया और ये बाएं हो गया, तो दाएं तरफ क्या हो जाएगी, पश्चिम की दिशा की क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ बच्चे लोग, आंसर करो। बहुत अच्छे, आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि डायरेक्शन में तो कोई चेंजेज हुई नहीं है, हुई है,
दाएं तरफ पश्चिम की दिशा। अब कहिएगा सर दाईं तरफ तो पूरब होता है ना, तो दाईं तरफ अब पश्चिम कैसे कर दिए? तो ये बताओ कि उल्टा लैंग्वेज भी तो दिया हुआ है, दाएं इधर हो रहा है और बाएं चेंज हो गया है। जब चेंज हो गया है तो डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो दाईं तरफ वेस्ट आ जाएगा, जबकि दाईं तरफ ईस्ट होता है, लेकिन यहां पर दाईं तरफ वेस्ट हो जाएगा। पश्चिम बिल्कुल सही आंसर है। तो के बाद आ जाओ तीसरे नंबर सवाल पर। कह रहा है कि एक दुकानदार अपने शोकेस में 6 अलग अलग रंग की पोशाकों को बाएं से दाएं इस प्रकार सजा कर रखता है, तो कितने 6 पोशाक है? ठीक है, बाएं से दाएं कि नीला पोशाक कहां पर है? तो नीला पोशाक के पीला पोशाक के दाएं को तीसरा है। मान लो कि ये पीला है और नीला पोशाक कहां है? पीला के दाएं को तीसरा, यहां पर नीला पोशाक हो गया। तो 4 तो हो गए, 2 और बैठाने हैं। तो क्या कह रहा है? नीला पोशाक पीला पोशाक के दाएं और तीसरा है, और गुलाबी पोशाक इनके बगल में नहीं है। तो गुलाबी जो है नीला के बगल में नहीं होगा, ये याद रखिएगा। तो गुलाबी यहां नहीं होगा, नीला के बगल में गुलाबी यहां नहीं हो सकता। डन। अगला लाइन क्या कह रहा है कि हरा और सफेद पोशाक के मध्य, हरा और सफेद पोशाक के मध्य एक पोशाक रखा गया है जो बैगनी पोशाक के दाएं को दूसरा। अब ये लाइन समझो। अब बैगनी के दाएं दूसरा कौन रखा गया है? तो हरा और सफेद पोशाक के मध्य एक पोशाक है, मतलब कि ये हरा हो जाएगा या सफेद हो जाएगा। अब सफेद जो है यहां पर भी हो सकता है और हरा यहां पर भी हो सकता है, मतलब ये 2 लाइन हमारा बन रहा है। क्या कह रहा है कि हरा और सफेद के मध्य एक पोशाक रखा गया है जो बैगनी के दाएं है। अब मान लो कि अगर बैगनी को यहां रखते हैं, तो बैगनी को यहां रख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। तो बैगनी को यहां रखेंगे तो बैगनी के ठीक बगल में हरा या सफेद तो होगा, मतलब दोनों साथ में होगा। अब देखो कि ये 2 चांस तो बन रहा है कि हरा और बैगनी, बैगनी और हरा यहां सफेद रख दें तो एक बीच में सब पोशाक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? या फिर अगर हम 2 को यहां रख दें तब भी चांस बन रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर हम बैगनी को यहां रखते हैं तो बैगनी के दाएं दूसरा में एक पोशाक है जो हरा सफेद के बीच में, तो बताइए गुलाबी को वहीं ना रखना पड़ेगा। तो यानी कि ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कन्फर्म हो गया कि ये बैगनी हो जाएगा और एक यहां पर कितना हो जाएगा? हरा या सफेद, हरा या सफेद, फिर हरा या सफेद। डन। अब गुलाबी तो इस दोनों के बगल में होगा नहीं, तो गुलाबी या तो लास्ट में चला जाएगा या पहले। एक बार फिर से मिला लो। बाएं के दाएं इस प्रकार से, नीला पोशाक पीला पोशाक के दाएं को तीसरा है और गुलाबी पोशाक इनके बगल में नहीं है। हरा और सफेद पोशाक के मध्य एक पोशाक रखा गया जो बैगनी पोशाक के दाएं को दूसरा है। तो कह रहा है कि सफेद पोशाक कहां रखा गया? अब जरा ध्यान दो, सफेद पोशाक कहां रखा गया है? तो सफेद का एक तो क्लियर नहीं है, सफेद यहां पर भी हो सकता है और सफेद यहां पर भी हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि गुलाबी अभी फिक्स है नहीं, तो गुलाबी जो है यहां पर भी हो सकता है और गुलाबी यहां पर भी हो सकता है। तो बताइए जरा कि आप सफेद का कंफर्म पोजीशन बता सकते हैं? बता सकते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन क्या कहेंगे आप? कांट बी डिटरमाइंड, मतलब कि तय नहीं कर सकते। किसका किसका आंसर आया है जी? डन। ए होगा, ए जो भी आंसर कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। डी बहुत सारे बच्चों का आंसर है, डी बिल्कुल सही आंसर है। डन। तो इंफॉर्मेशन अनकंप्लीट होने के कारण आंसर तय नहीं कर सकते। अगला देखो, दाएं छोर पर किस रंग की पोशाक है? अब दाएं छोर पर किस रंग की पोशाक है? अब देखो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जाना है। तो दाएं छोर पर गुलाबी भी हो सकता है या सफेद और हरा भी हो सकता है। दाएं छोर पर गुलाबी या फिर, अब लेकिन इसी में से चुनना है। तो इसी में से चुनना है तो गुलाबी कर सकते हैं हम लोग, सफेद या हरा हम कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि सफेद के बारे में क्लियर है नहीं। डन। उसके बाद 18 नंबर, 5 मित्र ABCDE एक किताब को अलग अलग दिनों में पढ़ते हैं। रविवार और गुरुवार को कोई किताब नहीं पढ़ी जाती। तो रविवार गुरुवार को नहीं पढ़ी जाती, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कौन कौन?
रविवार और गुरुवार, तो गुरुवार तो होगा नहीं, शुक्रवार और शनिवार, बस इसी 5 दिन में किताब पढ़ी जाती है। तो सोमवार को, पहला लाइन कह रहा है कि सोमवार को ए, सी या डी ने किताब नहीं पढ़ी, तो सोमवार को ए, सी, डी ने नहीं, तो या तो बी होगा या तो ई होगा। सोमवार को ए, सी या डी ने किताब नहीं पढ़ी, ई डी से तुरंत पहले वाले दिन किताब पढ़ता है, तो ई जो है डी से तुरंत पहले वाले दिन, ये जहां पर भी होगा साथ में होगा। ई डी से तुरंत पहले वाले दिन किताब पढ़ता है। बी ए के बाद किताब पढ़ता है, तो बी बताइए एक के बाद, तो इसका मतलब बी यहां होगा नहीं, तो यहां क्या हो जाएगा ई। अब बी कहां पर, तो एक के बाद किताब पढ़ता है, बी एक के बाद किताब पढ़ता है, बी एक के बाद किताब पढ़ता है। तुरंत बाद अर्थात दोनों के बीच दिनों का अंतर नहीं है। तुरंत बाद का अर्थात वो तो समझ गए, तुरंत बाद का मतलब दिनों के, बी एक के बाद किताब पढ़ता है। तो बताइए कि सी ने किस दिन किताब पढ़ी होगी, तो सी ने किस दिन किताब पढ़ी होगी। अब देखो, अब एक के बाद बी, डी ई एक साथ होगा, तो मान लो कि एक सिचुएशन, अब डी यहां पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देख लो, डी यहां पर हो जाएगा, क्योंकि ई जैसे ही सेट हुआ तो डी हो जाएगा। अब एक के बाद बी, लेकिन तुरंत बाद नहीं, तुरंत बाद अर्थात, तो अगर हम एक को यहां रखते हैं तो ए, सी और बी होगा, और अगर एक को यहां रखते हैं तो बी यहां होगा और सी यहां होगा। यही दो चांस हो सकता है, क्योंकि ई डी तो फिक्स है, यही दो चांस। तो कह रहा है कि सी ने किस दिन किताब पढ़ी होगी, तो सी किस दिन किताब पढ़ी होगी, सी या तो बुधवार को पढ़ी होगी या शुक्रवार को पढ़ी होगी। तो बताइए, बुधवार शुक्रवार दोनों दे दिया है जी। अच्छा, तुरंत बाद नहीं कह रहा है ना, यहाँ पे लिख दिया तुरंत बाद अर्थात दोनों के बीच दिनों का अंतर नहीं है, तो इसका मतलब तब क्लियर हो गया कि यही होगा, ए, सी और बी होगा, क्योंकि तुरंत बाद वो नहीं कह रहा है, लेकिन एक के बाद कह रहा है। ठीक है, तो बताइए सी ने कब किताब पढ़ी होगी, तो सी ने शुक्रवार को किताब पढ़ी होगी, आंसर ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखिए, इस लाइन में था कि दो चांस तो बन रहा था, ए और बी, लेकिन क्वेश्चन जब ये फालतू लाइन तो नहीं दिया हुआ है, ये कुछ ना कुछ सोच करके तो दिया है कि बी ए के बाद किताब पढ़ता है, मतलब तुरंत बाद नहीं, तुरंत बाद देता तब आप तुरंत बाद कहते, इसीलिए लिख दिया तुरंत बाद अर्थात दोनों के बीच दिनों का अंतर नहीं है, लेकिन ये कह रहा है बी के बाद किताब पढ़ता है। यहां तुरंत दिया है, यहां तुरंत नहीं दिया है, इसीलिए एक के तुरंत बाद हम बी को नहीं रख सकते। समझे? तो फ्राइडे बिल्कुल सही आंसर होगा। यदि राम अपना पहला जन्मदिन 5 मार्च 1999 को मनाता है, तो वह अपना कौन सा जन्मदिन पुनः शनिवार को मना सकेगा, पुनः शनिवार को। तो याद रखिएगा, कभी भी मतलब ये एक तरह का रिपीट कैलेंडर होता है, लेकिन नया पैटर्न, मतलब फिर से कब आएगा, तो कभी भी या तो 5 साल के बाद आता है या तो 6 साल के बाद आता है, लेकिन सर 5 भी डाला हुआ है और 6 भी डाला हुआ है, तो यहां पर आप चेक कर लेते हैं। 99 को मनाता है, तो 99 के बाद मान लो कि 5 मार्च 1999 को शनिवार था, ठीक है, क्या था, शनिवार था, तो फिर से शनिवार कब होगा, तो 1999 से जब 2000 में जाइएगा तो 2 दिन बढ़ जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि यहां पर 2 दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि यह एक लीप है, तो क्या हो जाएगा, शनिवार से सोमवार हो जाएगा। 2001 में क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। 2002 में क्या हो जाएगा, 2002 में बुधवार हो जाएगा। 3 में गुरुवार हो जाएगा, ठीक है, और 4 में, 4 का मतलब क्या हो गया, 2 दिन बढ़ेगा, फिर लीप आया तो गुरुवार से शनिवार हो जाएगा, 2 दिन बढ़ गया, मतलब 1 2 3 4 5, 5वां वर्ष कौन सा हो जाएगा, 5वें साल में ही मनाया जाता है। अब ध्यान से देना, जब तुरंत बाद अगर लीप आ जाए, जैसे कि 99 है, तुरंत बाद लीप, मार्च का महीना है, तुरंत बाद लीप आ रहा है, 2 साल के बाद लीप आ रहा है, तब नहीं, अब 99 के तुरंत बाद लीप आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, मतलब 5 साल में रिपीट कर जाएगा, समझ गए, वो 5 साल में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? पूछ रहा है ए का। अब रिलेशन जब पूछ रहा है, तो रिलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि किसी का भी जब तक जेंडर क्लियर नहीं होगा, आप रिलेशन नहीं बता सकते। तो सबसे पहला पॉइंट कि ए का जेंडर क्लियर होना जरूरी है। तो पहला कह रहा है कि ए सी की सिस्टर इन लॉ है, जो किसके लिए, सी के लिए। जो बी की डॉटर इन लॉ है, जो किसके लिए, बी के लिए, जो डी की पत्नी है। तो पहले से आंसर आएगा कि नहीं, आप पढ़ करके भी बता सकते हो। दूसरे को तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि आंसर नहीं आएगा,
क्यों? क्योंकि एक, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, बी और ए दिया हुआ, बी एक के पुत्र के इकलौते अंकल के पुत्र की माता है। तो जरा बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताओ। संदीप कुमार, अच्छा F5 बैच में पढ़े हैं हमसे फाउंडेशन? सब बता चुके हैं। पागल नंबर 7, 10 का 2 स्टेटमेंट, आपको लगता है कि 2 सही होना चाहिए, श्योर गलत है वो। मान लीजिए कि आप कारखाना खोले हैं, पागल नंबर 7, कारखाना खोले, बिजली आधे दिन तक नहीं आएगी तो आपका मशीन बेकार हो जाएगा। जनरेटर चलाइए, इन्वर्टर चलाइए। चलो आंसर कर रहे हैं सी। देखो, जब भी जो वाला लैंग्वेज देना, आज आपको एक ट्रिक सिखाते हैं। सबसे पहले लास्ट से शुरुआत करना। जो डी की पत्नी है, तो जो किसके लिए? बी के लिए, मतलब बी डी की पत्नी है, बी डी की पत्नी है। अब इसको बैठाओ, जो बी की डॉटर इन लॉ है, तो बी की डॉटर इन लॉ कौन हो जाएगी? सी। तो ये जो किसके लिए? सी के लिए, तो बी की डॉटर इन लॉ सी हो जाएगी, बी की डॉटर इन लॉ सी। अब ए कौन? सी की सिस्टर इन लॉ है। ए कौन? तो सी की सिस्टर इन लॉ है। तो ए सी की सिस्टर इन लॉ है, तो ए कहां पर हो जाएगा? देखिएगा, ए सी की सिस्टर इन लॉ है, जो बी की डॉटर, ओह सॉरी, देखो पहला लाइन तो क्लियर। जो डी की पत्नी है, तो डी की पत्नी कौन? बी। जो बी की डॉटर इन लॉ है, तो बी की डॉटर इन लॉ कौन हो जाएगी? तो ये जो किसके लिए? सी के लिए, तो डी की डॉटर इन लॉ। अब जरा ध्यान दो, डी की डॉटर इन लॉ कौन हो जाएगी? सी। डी की, जो बी की डॉटर इन लॉ, तो बी की डॉटर इन लॉ कहिए या डी की डॉटर इन लॉ कहिए, बात तो एक ही है। अब ए सी की सिस्टर इन लॉ है। अब ए कौन? सी की सिस्टर इन लॉ है, तो ए आपका यहां पर हो जाएगा। तो ए कौन? सी की सिस्टर इन लॉ, मतलब सी के पति की बहन हो सकती है। तो पहले से बिल्कुल रिलेशन क्लियर हो रहा है। डन। उसके बाद दूसरे से आंसर आ रहा है कि नहीं, तो दूसरा कहता है बी कौन है? तो ए के पुत्र के इकलौते अंकल के पुत्र की माता है। बी कौन? ए के पुत्र के इकलौते अंकल, तो ए के पुत्र, अब इनके इकलौते अंकल के पुत्र की माता। तो क्या कह रहा है? बी कौन? तो बी कौन है? तो ए के पुत्र के इकलौते अंकल के पुत्र की माता है कौन? तो बी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी। तो कह रहा है कि ए का बी से क्या संबंध है, तो यहां पर ए का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, तो 2 से आंसर नहीं आया। तो क्या करेंगे? केवल अकेला एक आंसर कर सकता है, आंसर ए। डन। सिंपल सा कह रहा है कि देखिए, जो डी की पत्नी है, तो जो किसके लिए? ये यहां का जो किसके लिए? बी के लिए, तो बी डी की पत्नी है, तो बी डी की पत्नी है, बना लिया। अब जो बी की डॉटर इन लॉ है, तो ये जो किसके लिए? सी के लिए, मतलब कि सी यहां पर क्या हो जाएगा? सी। यहां पर क्या हो जाएगा? बी, मतलब सी बी की डॉटर इन लॉ है। तो बी की डॉटर इन लॉ मतलब बी की बहू, तो बी का बेटा और उसकी पत्नी सी हो गई। अब ए सी की सिस्टर इन लॉ है, तो सी की सिस्टर इन लॉ कौन हो सकती है? यहां पर एक परिवार तो ऑलरेडी है, ए सी की सिस्टर इन लॉ। तो ए का बी का रिलेशन क्लियर हो रहा है। दूसरे में ए का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, आंसर नहीं होगा, आंसर ए हो जाएगा। अब क्लियर हुआ सबका? ये बताओ, जो भी बच्चे को नहीं समझ में आया, अब क्लियर हो गया? तो अगला क्वेश्चन दें? हाँ, ओनली 1 होगा। अब सबका क्लियर हो गया? राजा कुमार क्लियर हुआ, गुलशन राजपूत क्लियर हुआ, विनय कुमार, सारे बच्चे जरा कमेंट करो, यस 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 यस, ओके ओके। अगला क्वेश्चन दूं? चलो बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे, 13 नंबर पे। अब देखो, ये सवाल पूछ दिया कि ए बी सी डी ई एफ में सबकी लंबाई अलग अलग है, तो सबसे छोटा कौन है? तो हमको पूछ क्या रहा है वो? तो हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा कौन है। तो देखते हैं कि पहले से आंसर आ पाता है या नहीं। कह रहा है सी केवल बी से छोटा है। अब कह रहा है कि सी जो है केवल बी से छोटा है, इसका मतलब है कि बाकी सभी कितने? 6 लोग हैं, तो बाकी चारों से ये बड़ा होगा। तो सी केवल बी से छोटा है, मतलब बाकी चारों से बड़ा होगा।
बाकी चारों से का मतलब क्या हो जाएगा, तो बाकी चारों से बड़ा है तो 1 2 3 और 4, तो बाकी चारों से बड़ा है, 1 2 3 और चारों से बड़ा है, तो इससे सबसे छोटा कौन है ये पता नहीं चल पाया। अब दूसरे को अकेले चेक कीजिए, दूसरा कह रहा है ए केवल डी और एफ से लंबा है। अब ये कह रहा है कि ए जो है केवल डी या एफ से लंबा है, लेकिन डी या एफ बताइए कहां पर होगा, ये क्लियर अभी नहीं है कि डी यहां होगा कि एफ यहां, लेकिन ए सिर्फ इसी दोनों से लंबा है, इसका मतलब बाकी तीनों से छोटा है, तो बाकी तीनों से छोटा है, तो ये भी अकेला नहीं बता पाया। अच्छा चलो दोनों को अगर मिला दें, तो अगर हम दोनों को मिला दें फिर भी तो कंफ्यूजन रह ही जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 लोग हैं, तो बी और सी तो चलो 1 और 2 पर हो गया, ए तो चौथे नंबर पर हो गया, लेकिन डी और एफ में कंफ्यूजन इन रह गया, तो सबसे छोटा कौन, कंफ्यूज्ड, तो क्या कहेंगे, मिल करके भी पर्याप्त नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर, आंसर क्या हो जाएगा, ई। मतलब आपको यहां से यहां जाना है कि ए डी का कौन, अब सर ये कैसे बनेगा डायरेक्ट, कि ए का डी से क्या संबंध है, कुछ मत करो, ए से डी में क्या है, मल्टीप्लाई माइनस और प्लस, मल्टीप्लाई माइनस प्लस, इधर से अगर जाएंगे तो मल्टीप्लाई माइनस प्लस, और रिलेशन भी तो बाएं तरफ ही बता रहा है, पूछ भी बाएं वाले का रहा है, तो ए डी का कौन आप बता सकते हैं, ए डी का कौन बता सकते हैं, तो मल्टीप्लाई माइनस प्लस, मल्टीप्लाई माइनस प्लस का मतलब पुत्र की मां का भाई। अब बताओ डी की पुत्र, डी का पुत्र, और पुत्र की मां मतलब पत्नी, अब पत्नी का भाई क्या हो जाता है जी, पत्नी का भाई हो जाता है साला, बन गया डायरेक्ट। बताओ बिना पेन चलाए हुए क्वेश्चन सॉल्व, बिना पेन चलाए हुए सॉल्व हो गया, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है, राजेश कुमार राणा, आदित्य दत्ता, एकदम सही आंसर। देखो कितना आराम से बन गया, कह रहा है ए का डी से क्या संबंध है, तो देखो मल्टीप्लाई माइनस प्लस मतलब कि पुत्र मां भाई, तो डी क्या पुत्र, अपुत्र की मां, तो पुत्र की मां पत्नी होती है, अब पत्नी का भाई क्या हो जाता है, साला हो जाता है, बन गया सवाल, बिना कुछ मेहनत के सवाल बन गया। अब चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि इसमें किसका, सी का ए से, तो सी का ए से क्या संबंध है, तो अगर आपको यह पता चल जाए कि ए सी का कौन, तो आप सी ए का कौन ये भी बता सकते हो, तो देख लो, तो सी का क्या होता है, देखो सी का ए मल्टीप्लाई और ट्राइंगल, तो मल्टीप्लाई और ट्राइंगल मतलब पुत्र का पिता, तो सी के पुत्र अपुत्र का पिता, सी का पुत्र अपुत्र का पिता, पुत्र का पिता का मतलब क्या हो गया, पति, ये क्या हो गई पत्नी, तो सी का ए से क्या संबंध है, पत्नी का संबंध है। ऑप्शन बी किनका आया है, टू का बी रितेश पॉल का आंसर आया है, अमरेंद्र कुमार का आंसर आया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बताओ कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। रंजीत मंडल आपका भी सही है, गुरमीत चौहान आपका सही है, अमित अमित आपका भी सही है, वेरी गुड। देखो क्लियर सी बात है, सी का पुत्र, मल्टीप्लाई का मतलब पुत्र है ना, एक बार में पढ़ लो, मल्टीप्लाई ट्राइंगल मतलब पुत्र और पिता, मतलब सी का पुत्र अपुत्र का पिता, आपके पुत्र का पिता मतलब पुत्र का पिता क्या होता है, पति होता है, तो सी क्या हो जाएगी, पत्नी। आंसर रेडी, आंसर रेडी। चलो किस समीकरण से, ये सबसे टेढ़ा सवाल होता है, सबसे टेढ़ा सवाल होता है, कह रहे किस समीकरण से पता चलता है कि ए डी का नाना है, कौन, तो ए जो है नाना है मतलब मेल पर्सन होना चाहिए, ए डी का नाना का मतलब ए एक मेल पर्सन होना चाहिए, पुरुष सदस्य होना चाहिए, तभी ना वो नाना होगा, तो ए डी का नाना कब होगा, तो देखिए यहां पर कुछ ऐसे सिंबल हैं जो महिला को इंडिकेट कर रहा है, जैसे ए माइनस, अगर कहीं पे ए माइनस लिखा हुआ है तो ए किसी न किसी की मां हो जाएगी, और अगर कहीं पर ए डिवाइड लिखा हुआ है तो ए किसी न किसी की मां हो जाएगी, तो ऐसा ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है तो छांट दीजिए, लेकिन सर ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। दूसरी चीजें क्या होती है, तो ध्यान देना, दूसरी चीजें कि सारा सिंबल बाएं वाले को इंडिकेट कर रहा है, तो सबसे दाएं वाले का जेंडर जनरली क्लियर नहीं होता है, तो डी भी आंसर नहीं हो सकता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इतना क्यों करना, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट बना सकते हो। ए डी का नाना कब होगा, नाना का मतलब क्या होता है, देखो यहां पर ए डी का नाना, तो मल्टीप्लाई डिवाइड और ट्राइंगल, ए आंसर होगा कि नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड ट्राइंगल, तो मल्टीप्लाई का मतलब पुत्र, अब पुत्र की बहन मतलब बेटी, अब बेटी का ये कौन हो जाएगा,
पिता। तो बेटी का पिता मतलब क्या हो जाएगा, पिता नहीं हो जाए, बेटी का पिता मतलब क्या हो जाएगा, पति पत्नी। ये नहीं हो पाया। एडी का नाना बताओ, ट्राइंगल माइनस प्लस मतलब पिता की मां मतलब की नानी, पिता की मां मत सॉरी दादी, पिता की मां मतलब दादी, और दादी का प्लस का मतलब दादी का भाई, तो नाना नहीं हो पाया। यहां आते हैं प्लस माइनस ट्राइंगल, प्लस माइनस का मतलब भाई की मां और मां के पिता, आ गया आंसर। भाई की मां का पिता, तो भाई की मां मतलब मां, अम्मा का पिता मतलब नाना, हो गया ऑप्शन सी। अब एक चीज और समझिए जरा बात को, अब एक चीज और समझो, नाना आप कैसे पहुंच सकते हो। नाना का मतलब होता है मां, अम्मा के पिता, नाना इसी को कहते हैं ना। देखो इस समय जब तक दिमाग लगाओगे क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा। तो मां के पिता, अब मां का मतलब क्या, माइनस, और माइनस के पिता का मतलब ट्राइंगल। तो माइनस और ट्राइंगल ए में नहीं है, माइनस और ट्राइंगल बी में भी नहीं है, उल्टा दे दिया है, माइनस और ट्राइंगल, तब ना मां अम्मा के पिता, और माइनस ट्राइंगल देखो यहां पर दिया हुआ है, आंसर सी, बी में नहीं होगा। डायरेक्ट देख करके आंसर हो गया। चलो फिर अगला सवाल, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4। 8 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, 6 2 8। क्या कह रहा है ध्यान से देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वृत्ताकार मेज के पर केंद्र के बाहर, केंद्र के बाहर मतलब बाएं दाएं उल्टा होगा, तो केंद्र के बाहर मुख करके बैठे। पहला लाइन कह रहा है कि बी जी के दाएं को तीसरा है, जो ई के बाएं को दूसरा है। अच्छा, जो किसके लिए यूज होता है, तो जो यूज होता है नजदीक वाले यानी कि जी के लिए। तो पहले तो ये लाइन बैठाओ कि बी जी के दाएं को तीसरा है, बी कहां पर, तो जी के दाएं को तीसरा, दाएं उल्टा होगा 1 2 3, तो बी कहां हो गया, जी के दाएं को तीसरा है, जो का मतलब जी। अब ये कहां होना चाहिए, ई के बाएं को दूसरा होना चाहिए, तो ई आपका यहां हो जाएगा, ई के बाएं को दूसरा हो गया। क्यों भाई, क्योंकि उल्टा दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ई और एफ के मध्य बैठा व्यक्ति सी के बाएं तीसरा है। अब बताइए ई और एफ के मध्य बैठा व्यक्ति यही ना होगा। अब ई और एफ के मध्य बैठा व्यक्ति सी के बाएं को तीसरा है, तो सी को तब तो यहीं बैठाना पड़ेगा, तब ना बाएं को तीसरा। तो ई और एफ के मध्य बैठा व्यक्ति तो बी, और सी के बाएं को तीसरा है, तो बाएं का मतलब क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। डन। आगे का लाइन क्या कह रहा है, डी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी अगर जी के अगल बगल में नहीं बैठेगा, तो डी कहां बैठेगा, यहां बैठेगा। क्लियर हुआ। अब लास्ट लाइन सब कुछ क्लियर कर देगा कि बी के बाएं दूसरा एच नहीं बैठा हुआ है, तो बी के बाएं दूसरा एच यहां नहीं बैठेगा, तो एच यहां बैठ जाएगा। एक व्यक्ति बच कौन गया है, मुझे लगता है ए ही बच गया है, ए बच गया, बैठ गया सारे लोग। अब इस पर 3 सवाल, अब इस पर 3 सवाल। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक के दाएं तीसरा कौन बैठा है। तो ये बताओ कि एक के दाएं, दाएं तो आपको पता है किधर ही होगा, तो एक के दाएं तीसरा कौन बैठा हुआ है, तो एक के दाएं तीसरा एफ बैठा हुआ है। तो एक के दाएं तीसरा एफ बैठा है, ऑप्शन डी जिनका भी है एकदम सही आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। अब देखो, चलो वेट 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 वेट, चलो पहला सवाल तो सॉल्व हो गया। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। अरेंजमेंट ये रहा, पूछ क्या रहा है देखो, पूछ रहा है कि जी के संदर्भ में कौन सत्य नहीं है, याद रखिएगा नहीं है, जी के संदर्भ में कौन सत्य नहीं है। पहला कह रहा है जी ए और एच के मध्य है, तो जी ए और एच के मध्य ये तो सत्य है, ये क्या है, सत्य है। और जो सत्य है वो आंसर नहीं करना है, जो सत्य नहीं है वह आंसर करना है। कह रहे जी बी के बाएं तीसरा है, तो जी बी के बाएं तीसरा है, जी कहां पर, तो बी के बाएं तीसरा है, ये भी सही कह रहा है, और जो सही कह रहा है वो आंसर नहीं होगा। जी और सी के बीच 2 लोग हैं, तो ये बताओ जी और सी के बीच 2 लोग हैं, ये झूठ कह रहा है, और जो झूठ कह रहा है वही तो हमारा आंसर होगा। तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया, 5 का सी। ओके, अगला पे आते हैं।
यदि ए से प्रारंभ करते हुए सभी तत्वों को, तत्व का मतलब ए बी सी डी एफ जी एच को वामावर्त घुमाया जाए तो ए को छोड़ करके, किसको, ए को छोड़ करके कितनों का स्थान नहीं बदलेगा। तो ए से क्या कह रहा है, वामावर्त सजाइए, तो ए कहां पर है, यहां। अब ए से वामावर्त का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच, तो ए को छोड़ करके कितने लोगों का स्थान नहीं बदला, तो एक लोगों का स्थान नहीं बदला, किसका, एफ का। बाकी का तो स्थान बदल गया ना, डी के जगह ई आ गया, सी के जगह डी आ गया, एच के जगह सी आ गया, जी के जगह बी आ गया, ई के जगह पर एच, बी के जगह पर जी। इसका मतलब एफ के जगह पर एफ आ रहा है। तो केवल एक ही लोग है जिसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है। तो कौन सा पर्याप्त है, तो सवाल क्या है कि इन पांचों में से कौन बीच में खड़ा है। तो हमको पता करना है कि पांचों में से बीच में कौन खड़ा है। तो पहले डाटा के अकॉर्डिंग पहला डाटा कह रहा है कि नीतू सबसे लंबी है, मतलब कि नीतू कहां हो जाएगी, नीतू फर्स्ट में हो जाएगी, नीतू फर्स्ट में हो जाएगी। पांच में से नीतू पहली लड़की है, तो बीच में कौन है ये कहां से पता चल पाएगा, पता चल पाएगा नहीं। दूसरा कह रहा है तरुण मानव की तुलना में लंबा है, मतलब कि तरुण जो है वह मानव की तुलना में लंबा है, लेकिन इससे ठीक बीच में कौन होगा ये थोड़ी पता चल पाया। तो आप कहिएगा ना ही एक अकेला आंसर कर पाया, ना ही दो अकेला सफिशिएंट है। तीसरा कह रहा है कि हेमा इन सभी में सबसे छोटी है, तो तीसरे का कहना है कि हेमा सबसे छोटी का मतलब हेमा फिफ्थ पर होगी, लेकिन इससे भी तो नहीं पता चल पाया कि बीच में कौन, तो ये भी अकेला आंसर नहीं कर पाया। अच्छा, चौथा कह रहा है कि मानव प्रिया से लंबी है, मानव प्रिया से लंबी है, मानव क्या है, प्रिया से लंबी है। तो फोर्थ भी अकेला, मतलब कि कोई भी स्टेटमेंट एलोन सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए। अब किसको किसको मिला है कि आंसर आ जाएगा, तो हमको चाहिए 1 2 3 4 और 5, 3 नंबर पे कौन होगा हमको वो चाहिए, बीच में कौन होगा। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि नीतू सबसे पहली है, तो यहां पर नीतू हो जाएगी। तीसरा कह रहा है कि हेमा सबसे छोटी है, तो हेमा यहां पर हो जाएगी। चौथा कह रहा है प्रिया से बड़ा मानव, दूसरे के भी जरूरत पड़ेगी कि मानव से बड़ा तरुण, तो यहां पर प्रिया हो जाएगी, प्रिया से बड़ा मानव हो गया और मानव से बड़ा तरुण हो गया। इसका मतलब है अकेला कोई भी सफिशिएंट नहीं है, हमको पहले की भी जरूरत पड़ी, दूसरे की भी, तीसरे, मतलब सबको जब मिलाए तब जाकर के आंसर आ रहा है। तो आप क्या कहोगे कि 1 2 3 और 4 सभी पर्याप्त हैं, आंसर से डी हो जाएगा। चलो फटाफट, कह रहा है पी क्यू आर एस 4 पुरुष हैं, बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। पी क्यू आर एस 4 पुरुष हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन कौन कौन बनाया है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, याद रखो क्या ट्विस्ट है कि पी क्यू आर एस चारों के चारों क्या है, पुरुष हैं। पी सबसे अधिक आयु का है, एक दिया हुआ है एज के अमॉन्ग। अब इस क्वेश्चन में आपको दो ही चीजें करनी है, कंपैरिजन करनी है, किसके किसके अमॉन्ग, एज के अमॉन्ग, और सबसे अधिक धन कमाता है, क्या कमाता है, धन। मतलब कि दो कैटेगरी हो गया, एक हो गया आपका आयु के अनुसार, एक हो गया किसके पास धन ज्यादा है। तो बताइए पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन और चौथा पोजीशन, ठीक है। फिर यहां पर भी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पोजीशन, मतलब यही 4 लोग का आयु अलग अलग है और उसी 4 लोगों के पास पैसे अलग अलग है ना। तो जरा देखते हैं लाइन क्या है, क्या रहा है। तो पहला लाइन कह रहा है कि पी सबसे अधिक आयु का है, तो पी सबसे अधिक आयु का है तो पी तब तो यही होगा, लेकिन सबसे अधिक धन नहीं वाला, सबसे अधिक धन वाला नहीं है, मतलब कि P1 पर नहीं होगा। समझो जरा बात को कि P सबसे अधिक एज का है लेकिन P सबसे ज्यादा पैसा नहीं कमाता है, तो P 2 पे होगा या 3 पे होगा या 4 पर होगा। आगे का लाइन पढ़िए क्या कह रहा है, क्योंकि आयु S से अधिक है किंतु P या R की आयु से अधिक नहीं है, मतलब Q की आयु P और R से कम और S से अधिक, तो Q कहां पर हो जाएगा, यहां पर। अब Q की आयु S से अधिक है किंतु P और R से अधिक नहीं है, मतलब P और R से कम, मतलब ये तो सेट हो गया, एक बार में सेट हो गया कि Q की आयु S से अधिक किंतु P या R से अधिक नहीं है।
अब कह रहा है पी क्यू से अधिक धनवान है परंतु एस से अधिक धनवान नहीं है। अब कह रहा है कि पी जो है क्यू से अधिक धनवान है किंतु आर से अधिक धनवान नहीं है। तो क्या हो सकता है? तो आर पी क्यू या तो यहां पर हो जाएगा या नहीं तो आर पी क्यू यहां हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन ये बताइए कि एस तब कहां हो जाएगा? एस तब यहां हो जाएगा, एस तब यहां हो गया। तो कहने का मतलब इस अरेंजमेंट में कंफर्म बैठ रहा है लेकिन इस अरेंजमेंट में कंफर्म नहीं बैठ रहा है। लेकिन आप घबराओ मत, कभी कभी सिटिंग और पजल को जानबूझ करके अधूरा छोड़ा जाता है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे को लगेगा नहीं हमसे सेट ही नहीं हो पाए, जितना इंफॉर्मेशन दिया है उतना ही ना बैठाइएगा, अपने मन से थोड़ी क्लियर कर दीजिएगा। अब सवाल जब बनाइएगा ना तो सवाल का आंसर करेक्ट आएगा। क्या कह रहा है सवाल? तो सवाल कह रहा है चारों पुरुषों को क्रमशः आयु और धनाढ़ता के अवरोही क्रम में निम्नलिखित में से किस रूप को क्रमबद्ध कर सकते हैं? ये बताओ। ये तो खैर क्लियर है ना, पी आर क्यू एस। तो पी आर क्यू एस यहां दिया हुआ है, अब पी आर क्यू एस यहां नहीं दिया हुआ है तो सी नंबर ऑप्शन को काट दीजिएगा ना। पी आर क्यू एस यहां दिया हुआ है, अब पी आर क्यू एस यहां नहीं दिया हुआ है। पी आर क्यू एस ये तो क्लियर हो चुका है धन का, मतलब आंसर होगा ए, आंसर होगा सी। अब देखना है कि इसका सीक्वेंस। तो कभी भी बताओ पी सबसे पहले होगा, देखो तो पी सबसे पहले होगा, इसका मतलब ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन पर नजर डालिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व है, जानबूझ करके छोड़ता है अधूरा, और ये ट्रेंड चल चुका है, रेलवे में भी आता है, समझ गए? आंसर डी हो जाएगा। डन। अच्छा एक चीज, एक चीज यहां हम आर कर दिए जी। अच्छा फिर भी कोई बात नहीं, आंसर वही आना, यहां एस होगा, सॉरी यहां एस होगा, यहां एस। एक सेकेंड तुरंत सही कर देते हैं हम, टेंशन काहे ले रहे हैं। खाली एस आर अपना जगह चेंज हो जाएगा। देखो यहां पर क्या था, हम एक लाइन खाली गलती कर दी, टेंशन मतलब पी क्यू से अधिक धनवान है परंतु एस से अधिक धनवान नहीं है, तो ये होगा, ये होगा पी क्यू से अधिक धनवान एस हो जाएगा, मतलब यहां पर आर, यहां पर आर। फिर भी पी तो पहले पर होगा नहीं, आंसर लेकिन डी ही होगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, 6 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, बड़ा अच्छा सवाल है। 6 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, मान लो कि इस पंक्ति में 6 लड़के बैठे हुए हैं, इस पंक्ति में 6 लड़के बैठे हुए हैं। कहां कौन बैठा है? तो जॉन्स, कौन? जॉन्स और मनु की स्थिति राजू के सन्निकट है। मान लो कि ये राजू है, अब राजू के सन्निकट कौन कौन बैठा है? तो जॉन्स बैठा है और कौन बैठा हुआ है? राजू। अरे रे यार, तो क्या कह रहा है? जॉन्स और मनु, तो यहां पर क्या हो जाएगा? मनु। तो जॉन्स और मनु राजू के सन्निकट, सन्निकट का मतलब होता है एडजेसेंट, मतलब कि जॉन्स और मनु दोनों राजू के अगल बगल बैठे हैं। अब कह रहा है उदय के सन्निकट गोपी और राम, मतलब कि उदय के सन्निकट कौन बैठा हुआ है? गोपी और राम बैठा हुआ है, गोपी और राम, मतलब उदय राम और गोपी के बीच में होगा। आगे कह रहा है गोपी जॉन्स अथवा मनु किसी से भी अगला नहीं है, अगला का मतलब पड़ोसी, मतलब गोपी ना जॉन्स के बगल में बैठेगा तो गोपी को आप यहां नहीं बैठा सकते, गोपी को मनु के बगल में भी नहीं बैठा सकते, तो यहां पर भी काट दीजिए। तो गोपी जो है जॉन्स अथवा मनु का अगला नहीं है। आगे कह रहा है कि राम भी मनु से अगले स्थान पर नहीं बैठा है, मतलब कि यहां पर राम भी नहीं हो सकता। तो बताइए कि आखिर कोई एक तो बैठाना पड़ेगा, क्योंकि तीनों तो सीक्वेंस में होगा, तीनों क्या हो जाएगा? सीक्वेंस में। तो इधर कह रहा है कि ना ही आप राम को बैठा सकते हैं और ना ही गोपी को, मतलब ये शिफ्ट यहां पर शिफ्ट नहीं होगा। तो कहां हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा। अब बताइए कि जॉन्स के बगल में गोपी नहीं होगा तो राम तो बैठा सकते हैं ना, तो राम ये हो जाएगा, गोपी ये हो जाएगा, और बीच में क्या हो जाएगा? उदय हो जाएगा। तो आपसे सवाल क्या पूछ रहा है ये बताओ। तो जॉन्स के सन्निकट कौन बैठा है? तो जॉन्स के सन्निकट एक तरफ राम है और एक तरफ राजू है, तो राम और राजू कहां गया जी? डी नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डन।
छोर इधर भी हो सकता है, अंतिम छोर इधर भी हो सकता है, लेकिन याद रखना अंतिम छोर कह दिया तो इसका मतलब वो नहीं हो जाएगा। अंतिम छोर का मतलब हो गया एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड आपका लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी। बहुत जगहों पर हमने देखा है, एक क्वेश्चन आपका एनटीपीसी स्पेशल क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है जो काउंटर पर खड़ा है, तो काउंटर का मतलब क्या होता है? काउंटर का मतलब होता है एंड, कॉर्नर होता है। बहुत सारे बच्चे समझ जाते हैं कि फिल्म वाला काउंटर, रेलवे टिकट का काउंटर, काउंटर पर खड़ा है कि मतलब सबसे पहले। अरे बेवकूफ, काउंटर जो है सब आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है। तो सेम चीजें कह रहा है कि ऐसे एक अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, तो ये अभी पता नहीं है कि एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे होगा कि एक्सट्रीम राइट एंड पर होगा। वो आगे का लैंग्वेज क्लियर हो रहा है, कहां से? यहां से कि क्यू एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठे हैं। अब जरा बताओ कि एक्स एक्सट्रीम एंड पर बैठेगा या तो यहां या तो यहां, और एस के दाएं दूसरा, तो आप यहां नहीं बैठा सकते, इस एंड पर नहीं बैठा सकते, क्योंकि एस को अगर यहां बैठाओगे तो एस के दाएं दूसरा क्यू बैठ जाएगा, तो एस एंड पर तो हुआ नहीं। इसका मतलब एस कहां बैठेगा? कंफर्म हो गया कि एस यहीं बैठेगा। अब टोटल कितने लोग हैं? 7, 2 3 4 5 6 और 7। अब ये लाइन क्लियर हो गया कि एस कहां बैठेगा? एक अंतिम छोर पर बैठेगा। आगे का लाइन एस से कनेक्टेड दे रहा है कि क्यू कहां? एस के दाएं दूसरा, तो क्यू यहां हो गया, एस के दाएं दूसरा। अब आगे क्या कह रहा है कि पी ओ और क्यू के बीच में बैठा है, तो पी ओ और क्यू के बीच बैठा है तो यही ना हो सकता है, पीछे हो पाएगा? तो ओ और क्यू के बीच में पी हो ही नहीं पाएगा, तो कभी भी आगे ही होगा। आगे क्या कह रहा है? यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, तो यू अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, मतलब यू को यहां नहीं बैठा सकते, तो यू के लिए 2 जगह बच गया। अब एक लास्ट लाइन कह रहा है कि आर टी के बाई ओर बैठा है, तो आर टी के बाई ओर तो यही ना हो जाएगा, आर टी के बाई ओर। अब बताइए कि यू का मात्र एक जगह बच गया, यहीं पर सेट हो गया। तो आपसे सवाल क्या पूछ रहा है कि यू के दाई ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है? तो यू के दाई ओर चौथे स्थान पर बताओ कौन बैठा है? तो यू से दाएं इधर ही होगा ना, और चौथा स्थान पर कौन बैठा हुआ है? तो आर बैठा हुआ है। आंसर